guys, welcome back to my channel. I already told in last lecture that we will discuss some questions of RTP of SFM which is not included in study material or practice manual of all syllabus or study material of new syllabus. Okay, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस SFM के हैं, हम वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है नवंबर 2020 के RTP. नवंबर 2020 की जो RTP है, आपको पता होगा कि इस बार नवंबर 2020 की जो ओल्ड सिलेबस की RTP थी, कुछ उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे जो बहुत ही डिफरेंट है क्रॉस करेंसी को लेके, और वो एग्जाम में पूछा भी था शायद से. ठीक है, तो अभी तो मैं अलग क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. जो पूछ लिया वो क्वेश्चन तो डिस्कस करने से पहले लेना देना लगता नहीं मुझे, इसीलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं हम. मैं रीड आउट कर रही हूँ. द होल क्वेश्चन इज सिटी बैंक कोर्स येन. अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छी बात है. हाँ, इसमें इन लोगों ने कोड कैसे दे रखा है देखना. कोड दे रखा है JPY USD 105 और 106.50 विजिबल है ना. या तो यहाँ पे जो JPY और USD, अब यहाँ पे कौन बोल सकता है कि क्या लगेगा एक JPY इज इक्वल टू इतना USD, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. वैसे मैंने जब लास्ट कभी एक लेक्चर लिया था जिसमें मैं फॉरेन एक्सचेंज की कॉन्सेप्ट डिस्कस करी थी, तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि सबसे गिरा हुआ करेंसी होता है येन. उसके बाद में आ जाता है अपना इंडियन रुपीस, मतलब इंडियन रुपीस से सिर्फ एक ही करेंसी गिरा हुआ है, वो येन. उसके बाद आ जाता है इंडियन रुपीस, और उसके बाद येन, फिर रुपी, फिर डॉलर, और पाउंड जो है ना वो सबसे महंगा करेंसी है. ये डॉलर और फिर पाउंड. ठीक है, तो पाउंड है जो वो सबसे महंगा करेंसी. तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने ऐसे बता दिया. तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि एक USD कितने JPY के इक्वल है. 105 ये है बिट और ये है आस्क. ठीक है, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में. हांगकांग बैंक कोड से USD पर JPY 0.0090, और एक दूसरा बैंक है हांगकांग बैंक, उसने क्या बोला है USD JPY कितना है 0.0090 और 0.0093. ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है आर दिस कोर्स आइडेंटिकल, इफ नॉट देन हाउ दे आर डिफरेंट. क्या ये आइडेंटिकल है? तो क्लियरली पता चल रहा है ये आइडेंटिकल नहीं है. आंसर मैं रीड आउट कर लेती हूँ. नो, व्हाइल सिटी बैंक कोड जो है वो डायरेक्ट कोड किसके लिए है? JPY के लिए, that is Japan, and the Hong Kong bank code is an indirect code for USD, that is for USM. तो सिटी बैंक ने ये वाला कोड सिटी बैंक का था और ये वाला था हांगकांग बैंक का. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख रखा है कि आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट कोड किसके लिए? JPY के लिए सिटी बैंक का, और हांगकांग बैंक का कोड जो है वो इनडायरेक्ट कोड किसके लिए है? USD के लिए है. ठीक है, तो ये आइडेंटिकल नहीं है. सेकंड है इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है आर्बिट्रेज की. आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी के लिए तो कुछ टेंशन का बात ही नहीं है. देखो सिंपली या तो इसको एक काम करते हैं हम 1 से डिवाइड करते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 105 कितना आ जाता है? 0. मैंने क्या किया 1 डिवाइड बाई 105 और 1 डिवाइडेड बाई 106.50. हाउ मच अमाउंट वी गेट बाय डिवाइडिंग 1 from 105, that is 0.009523. Then 1 divided by 106.50, that is 0.009389. This is the code. क्या ये दोनों इसके बराबर दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे? तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है. सेम वेरी. तो आंसर देखते हैं. सिंस सिटी बैंक कोड्स एम्प्लाई USD JPY is 0.0094, हाँ ये 0.0094 and 0.0095, and both rate exceed this offered by Hong Kong Bank, there is an arbitrage opportunity. Alternatively it can also be said, अगर इसको आप जैसे आपने इसको डिवाइड किया इसको कर लोगे तो भी आपके आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, इसी तरह से. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट
ठीक है, एक लास्ट और इसमें देख लेते हैं. इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देन शो हाउ वुड यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन कोटेशंस इन बोथ केसेस. इफ यू हैव, आपके पास या तो यूएस डॉलर, सपोज हमारे हाथ में यूएस डॉलर है 1000, या फिर जेपीवाई यानी येन, जापानीज येन कितने 1 लाख अगर होते हैं तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज हमको देखनी है. ठीक है, तो कन्वर्ट करना है 1 लाख को यूएसडी बाय बाइंग फ्रॉम द सिटी बैंक एट जेपीवाई. अच्छा, अगर आपको खरीदना है 1 लाख, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन है. ठीक है ना, मैं इसको मिटा देती हूँ. सपोज हमारे पास में 1 लाख क्या पड़ा हुआ है जेपीवाई, इसको यूएसडी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो रेट क्या है 105 और 106. ये कोड कैसा था, एक यूएसडी इज इक्वल टू कितना, जेपीवाई है 105, तो हमारे पास जेपीवाई है 1 लाख, तो कितना यूएसडी होगा. सिंपल जो हम वो बचपने में करते थे ना, एक्स का वैल्यू निकालते थे, वैसे वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा. बट ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिड नहीं आस्क लेना है. आस्क क्यों लेना है कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, जापानीज येन पड़ा हुआ है 1 लाख का. ठीक है, अगर आपको येन को क्या करना है, बेचना है, यूएसडी खरीदना है, और रेट किसका दे रखा है यहाँ पर, यूएसडी का, और यूएसडी को क्या करना है, खरीदना है, तो क्या रेट लेना है, आस्क रेट लेना है. ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो रेट होगा आस्क रेट, उसी पे तो खरीदेंगे. आस्क रेट यहाँ पे कितना था 10. वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से ये डिस्कस किया है मैंने, तो 106.50 से आप कन्वर्ट कर देना तो आ जाएगा आपके पास में कितना, 106.50 से आप करना कन्वर्ट, आ जाएगा 938.97. ठीक है, और सेल करोगे अगर यूएस डॉलर 1000 को टू हांगकांग बैंक एट जेपीवाई यूएसडी जो 107.53, इस रेट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, या तो आप जेपीवाई 1 लाख लेके करो या यूएसडी 1000 लेके करो, बात वही है. ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं है. आर्बिट्रेज गेन जो आपको मिलेगा इसमें, वो मिलेगा कितना, 1000 में से ये माइनस कर देना तो आपको आर्बिट्रेज गेन मिल जाएगा, गेन और लॉस जो भी होगा. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, काफी ज्यादा सिंपल था बट डिफरेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है. सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर है, उसका भी एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बट वो भी इजी है. बट ऑब्वियसली नवंबर 20 की आरटीपी है और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डिस्कस करना चाहिए ना. हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है. Today being 1st January 2019, RAM is considering to purchase an outstanding corporate bond having face value of rupees 1000 that was issued on 1st January 2017, which has 9.5% annual coupon and 20 years of original maturity. That is maturity on 31st December 2027. इसकी थोड़ी सी मैं बेसिक्स लिख लेती हूँ ना, डिटेलिंग तो नहीं लिखूंगी क्वेश्चन की. नवंबर 20 के आरटीपी से अभी डिस्कस कर रही हूँ. वैसे तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स के आरटीपी के क्वेश्चन झाटे हैं जो कि अपने को मॉड्यूल वगैरह में या स्टडी मैथ में नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिस मैनुअल में, बट जो अभी डिस्कशन में ले रही हूँ नवंबर 20 के आरटीपी के क्वेश्चन है. सिक्योरिटी एनालिसिस वैल्यूएशन की क्वेश्चन नंबर 9 है और सिलेबस की नवंबर 20 के आरटीपी है. यहाँ पे बोल रखा है 1st जनवरी 2019 को, तो 1st जनवरी 2019 को हुआ क्या, RAM is considering to purchase an outstanding corporate bond की वैल्यू देखो कितने की है, 1000 रुपये. That was issued on 1st January 2017. जो इशू हुआ था आज, यहाँ पे तो टुडे बोला है, ठीक है ना, जो इशू कब हुआ था 1st जनवरी 2017 को, और तब उसके पास में कूपन था 9.5%, विजिबल है ना. या एनुअल कूपन कितना था 9.5%, 20 years of original maturity, 20 years की original maturity. ओके, और मेच्योरिटी जो खत्म हो रही है वो हो रही है 31st दिसंबर 2027 को. Since the bond was issued, the interest rate have been
on downside and it is now selling at a premium of 125.75 per bond. ठीक है. Determine the prevailing interest on the similar type of bonds if it is held till maturity. Held till maturity वाली अपने को क्या निकालनी है? Interest. Held till maturity. और यहाँ पे PV फैक्टर 6% और 8% से PV फैक्टर दे रखा है. ठीक है. यहाँ तक तो था क्वेश्चन. अब इसका आंसर देखो. सबसे पहले तो क्या करना, इंटरेस्ट 1000 का बॉन्ड है. ठीक है. और अपने पास में इंटरेस्ट का रेट है 9.5%. कहाँ गया ये? 1000 का बॉन्ड है, 9.5% का इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 95 का. कितने सालों के लिए ये इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है 9 वर्षों के लिए. देखो यहाँ पर 2019 से 2027 काउंट करो कितना हो रहा है. सॉरी बाय मिस्टेक, मैंने वो प्रीमियम जो था उसको ऐड करने के बजाय उसको इंटरेस्ट बोल दिया. ठीक है. तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट तो 95 का अपने पास में है, प्रीमियम कितने का है? 125.75 का है. ठीक है. तो टोटल बॉन्ड का वैल्यू कितना है? टोटल बॉन्ड का वैल्यू है 1125.75 होना चाहिए. देखो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, मुझे देखो इसका इक्वेशन, उसको सॉल्व आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे आ जाता है 95 इंटू PVI F 9 साल का प्लस 1000 इंटू यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लेना है. ठीक है ना, YTM 9. और ये इक्वल होना चाहिए किसके? वो प्रीमियम भी जोड़ा था ना 125 का, तो 1000 प्लस 125 कितना हो जाता है? 1125.75. ठीक है. तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले पीवी फैक्टर के लिए या तो 6% ले या 8% ले. ट्रायल एंड एरर मेथड से बहुत ही इजी होता है, सभी को पता है. अब क्या कर लेना, 6% और 8% दोनों लगा के आप कैश फ्लोज निकाल लेना. तो आपका 6% से तो आ जाएगा कितना? 112.37. 8% से आ जाएगा कितना? -32.36. और इसको सॉल्व करने पर रेट जो है वो आ जाएगा 6.53%. ठीक है. तो ये इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन था. ठीक है. एक और क्वेश्चन नवंबर 20 की ही आरटीपी का डिस्कस करूंगी मैं. बाय गॉड. या इंडियन कैपिटल मार्केट को लेके. ठीक है. क्या बोलता है क्वेश्चन, मिस्टर SG बेचता है 4 महीने के निफ्टी फ्यूचर्स ऑन 1 फरवरी 2020 को. क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी समरी लिखते हैं क्वेश्चन की ना. क्वेश्चन नंबर 6, ये नवंबर 20 की आरटीपी चल रही है. ठीक है ना. क्या बोला इसमें, मिस्टर SG जो है वो बेचता है 5 4 मंथ्स निफ्टी फ्यूचर्स. 5 निफ्टी फ्यूचर्स है. ठीक है. 4 मंथ्स वाले ऑन 1 फरवरी 2020 को. और कभी बेचा है? 1 फरवरी को 2020. यप. मतलब अभी तक जो महीना आया नहीं है उस महीने की हम बातें कर रहे हैं. फॉर ₹9 लाख. कितने में बेचा है? 9 लाख में बेचा है. एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मई 2020 एक्सपायरी. देखो क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग जो है कब हो रही है? लास्ट थर्सडे को, मई 2020. ठीक है. और इंडेक्स टर्न आउट टू बी 2100. इंडेक्स कितना हो जाता है तब? 2100 हो जाएगा. जो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है वो कितना है? 75. कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर वो कितना है? कितना है? 75 है. 75 है. याद रखना यहाँ पर 5 निफ्टी बॉन्ड है तो ये 75 का मल्टीप्लाइड बाय 5 करना. ठीक है ना, भूलना नहीं. फिर आ जाता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 फरवरी 2020. एक बार एक फ्यूचर
कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हम डिसाइड कर लेते हैं। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी होती है? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, प्राइस डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आप देखो अपने पास टोटल कितने फीचर्स है? 5। टोटल 5 फीचर्स की प्राइस कितनी है? 9 लाख। तो ईगा की प्राइस कितनी होगी? मुझे पता है 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 एक फ्यूचर की प्राइस है, ये तो बहुत इजी था। फिर सेकंड पे अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स जो है 1 February 2020 को the price of the future contract on the same date was theoretically correct on the same day. RF of interest and dividend yield on index was 9%. आरएफ कितना हो गया? 9%। इंटरेस्ट का और डिविडेंड एड हो जाता है 6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। तब आप फिर डिसाइड करो कि प्राइस कितनी होगी। अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1 February 2020। बताओ अगर प्राइस जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरेटिकली करेक्ट है और आरएफ बता दिया, डिविडेंड रेट बता दिया, 9% और 6% कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 का एक फ्यूचर का प्राइस तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके ना, 1,80,000। 180 कहाँ गया ये 180? ठीक है, अब थोड़ा सा उल्टे कैलकुलेशन पे जाते हैं। करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स के लिए यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर को डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो गया हमारे पास में? 2400। 2400 तो आ गया अभी का करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स। करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सपोज कि जो करंट निफ्टी इंडेक्स है 1 February 2020 को वो y है। सपोज सिर्फ माना है हमने 1 February 2020 को जो भी निफ्टी इंडेक्स है उसको हमने y माना। अब इस y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करें? देखो 0.90 लेस 0.6 इंटू कितने मंथ्स का था? 4 मंथ्स का। ठीक है, कितना आना चाहिए? 2400। आपको वो फॉर्मूला तो पता है सारे? एक मिनट में फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए जो हमको फॉर्मूले लगाने पड़ता है, F = STRT अगर कंटिन्यूइंग है तो, बाकी F = S × E × R × T, और अगर उसमें डिविडेंड यील्ड है तो वो R में से लेस हो जाता है। इस तरह के हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। वो फॉर्मूला रखा है तो 2400 का आंसर हमारे पास आ गया है y का। ठीक है, अब इसको अभी की वैल्यू पर लेकर आना है, अभी की वैल्यू पर। तो अब क्या करोगे, पीवी फैक्टर से डिवाइड। हम कितने कि आज की वैल्यू पे लेके आने के लिए यहाँ पे फैक्टर कितना है? 6%। वेट। तो ये क्या है, 2400 की वैल्यू अपने पास फ्यूचर की वैल्यू पता है, स्पोर्ट की वैल्यू निकालनी थी ना अपने को। तो उसके लिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे में यह जो था 0.03 ऐसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना फाइनल में क्या बताऊं, बहुत इजी होता है। 2376 आंसर आएगा। 2376.24 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक इसमें और लास्ट जो पूछा है वो क्या है, द पे ऑफ ऑफ ट्रांजेक्शन। पे ऑफ पूछा है ट्रांजेक्शन का। एक मिनट, उससे पहले पूछा है मैक्सिमम कॉन्टेगो बैकवर्डेशन। इस सबको मैं एक थ्योरी बताती हूँ। जब भी हम मार्केट डिटरमाइन करते हैं तो कॉन्टेगो या फिर बैकवर्डेशन दो ही इसमें हो सकता है, बियरिश या बुलिश दो ही होगा ना ऑप्शन में। तो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट वी। तो हम क्या करते हैं, इसकी बेसिक के लिए इसका जो बेसिस होता है वो क्या होता है, स्पोर्ट में से अगर फ्यूचर लेस कर देते हैं तो अपने पास में इसका बेसिस आ जाता है। तो एक बार तो मैं उसका बेसिस का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। स्पोर्ट लेस फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिस नेगेटिव जाता है, नेगेटिव हो जाता है मतलब स्पोर्ट जो है वो कम है फ्यूचर से, तो हम क्या बोलते हैं कि कॉन्टेगो है। ठीक है, और पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं बैकवर्डेशन है। तो जो करंट स्पोर्ट प्राइस है वो कितनी है? 2400। अभी हमने कैलकुलेट किया था, गिवन था ना 2400, हमने कैलकुलेट कितना किया? 2376 कैलकुलेट किया था। तो ऑब्वियसली वो क्या है, देखो 2400 लेस 2376। स्पोर्ट अपना इतना है, फ्यूचर इतना है, तो क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव जा रहा है तो मार्केट कैसा है? मैक्सिमम क्वांटिटी को कितना है? 24 का।
ठीक है, अभी दो नए वर्ड्स बियरिश बुलिश तो बहुत सुना, कंटेंगो अभी सुना ना, इसलिए सुनने मैं अच्छा लगा। हाँ, अब आ जाते हैं द पे ऑफ ट्रांजेक्शन। पे ऑफ ट्रांजेक्शन पता करना है, बता करें। पे ऑफ द ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन कितना हो सकता है। अपने पास में कितने का इंडेक्स पड़ा हुआ है, 2100 का। इंडेक्स कितना हो गया था, 2100 हो गया था ना, इंडेक्स हो गया था 2100 का। और पे ऑफ द फ्यूचर ट्रांजेक्शन मतलब 2400 से 2100 लेस किया, कितना हो जाता है अपने पास में 300। और आपको पता होगा कि टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कितना है 75, 75 इंटू 5, तो ये कितना हो जाता है अपने पास में, just multiply 300 into 75 multiplied by 5, 112500। ओके, तो जो फ्यूचर सेलर है उसको गेन होगा अगर जो स्पॉट प्राइस है वो कम हो जाती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एज पोजीशन शैल बी रिवर्स्ड एट द सेम स्पॉट प्राइस देयरफॉर। टोटली मिला के बस इतना गेन है, ध्यान रख लेना लास्ट गेन, ठीक है। मैं डिस्कशन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी। एक लास्ट और क्वेश्चन है, एक ही होगा यार, एक दो क्वेश्चन और है जो नवंबर 20 के आर्टिकल डिस्कस करने लायक है, तो अभी डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अ राइस ट्रेडर जो है हैज प्लान टू सेल ₹2000 kgs ऑफ राइस आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ, एंड जो स्पॉट प्राइस है राइस की वो कितनी है। देखो वो सोच रहा है कि वो 3 महीने बाद में 2000 kgs का राइस सेल करने का सोच रहा है ना अभी। तो स्पॉट प्राइस अभी कितनी चल रही है उस राइस की, स्पॉट चल रही है 60 या पर केजी, ऑब्वियसली पर केजी होगा, 2000 केजी का तो होने से रहा। 3 months फ्यूचर जो है ऑन द सेम ट्रेडिंग इज 59, 3 months फ्यूचर कितना है 59 पर केजी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कितना है 1000 केजीज का, और कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास में 1000 केजीज का, या तो प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज लो एज, या तो प्राइस कितनी हो सकती है गिर कर 56 हो सकती है पर केजी 3 months, हैंस गिर के 56 भी हो सकती है। अब डिसाइड क्या क्या करना है, यानी मतलब क्या क्या पूछ रखा है इसमें, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पूछा है इंटरप्रेट करो पोजीशन ऑफ द ट्रेडर इन कैश, कैश मार्केट में उसकी पोजीशन कैसी है। Since the trader has planned to sell after 3 months, now it implies he is in long position in cash or spot market. Long position मतलब वो खरीदने की स्थिति। Obviously उसको अगर 3 महीने बाद बेचना है तो अभी खरीदना ही पड़ेगा, और करेगा क्या कैश मार्केट में, तो खरीदेगा तब जाके बेचेगा, होगा नहीं उसके पास स्टॉक तो बेचेगा किसको। ओके, सेकेंड, सिंस अभी सेकेंड क्या पूछा है, to advise the trader should attack the future market to mitigate its risk of reduced profit। मतलब आप ट्रेडर को बताओ क्या पूछ रखा है, ट्रेडर द ट्रेडर शुड अटैक द फ्यूचर मार्केट मिटिगेट इट्स रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट। क्या करें वो, ऐसा करें, since the trader is in long position in cash market he can mitigate its risk of reduced profit by hedging its position by selling rice in future, यानी शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में लेनी पड़ेगी। तो वो मीनिंग सेम है, अगर अभी अपने को लॉन्ग करना है कैश मार्केट में, बाद में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो वो उसकी जो रिस्क है ना वो मिटिगेट हो जाएगी, ठीक है, हेज पोजीशन के लिए। लास्ट क्या पूछा है, द demonstrate effective realized price for its sell if he decides to make use of the future market and after 3 months spot price is 57 per RE। देखो 3 महीने बाद में अब पूछा है 57 प्राइस हो जाती है सपोज, तो फिर क्या होगा, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 57 हो जाए तो क्या होगा, 58 हो जाए तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो 59 लेस, फ्यूचर मार्केट एंड आफ्टर 3 मंथ्स स्पॉट प्राइस जो है वो 57 हो जाती है, स्पॉट प्राइस से लेना देना नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 58 हो जाती है, तो स्पॉट मतलब 3 महीने बाद की स्पॉट प्राइस थी ये, उसे लेना देना नहीं, पर फ्यूचर प्राइस कितनी 58, तो अपने को गेन लॉस निकालने के लिए 59 में से 58 को लेस कर दो, कितना देता है 1 रुपये, या कितने पे 2000 केजीज है ना,
22,000 केजीज कैसे आ गई यार? और वो सॉरी 22,000 केजीज था, ठीक है। तो 22,000 केजीज था, ये 22,000, बड़े सारे चावल खरीदने इसको, 22,000 रुपए का गेन हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रुपए का गेन हो रहा है, 22,000 रुपए का गेन हो जाएगा। लेकिन अभी की प्राइस फ्यूचर में 3 महीने बाद जो स्पॉट प्राइस थी वो कितनी थी? 57 थी। तो ट्रांजेक्शन तो ऑब्वियसली उस वक्त की स्पॉट प्राइस पे ही ट्रांजेक्शन करते हैं, खाली गेन और लॉस सेट ऑफ करते हैं। ट्रांजेक्शन तो स्पॉट प्राइस पे ही होगा। कितना होगा? रुपया बना है 1254,000, जिसमें गेन ऐड कर दो 22,000 का, कितना हो जाता है? 1276,000। अगर आपको पर केजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्राइस की, तो कितनी? 22,000 टोटल केजीज है, 58 की आपकी पर केजीज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैश फ्लो पर केजीज और प्राइस कितना हो जाएगा? 58 का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1276,000 डिवाइड बाय 22,000। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ नवंबर 20 के आरटीपी के थे, जो मैंने अभी डिस्कशन में दिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और आरटीपीस के लास्ट 10 ईयर्स के कुछ आरटीपीस के मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, वो डिस्कस करूंगी, जो कि आपको दूसरे कहीं पर आरटीपी के अलावा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।